जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ज्योग्राफी। इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को आज की क्लास में करेंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो साथियों, आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने सारी क्लासें होती है उसका सारी पीडीएफ जो है वहां पे उपलब्ध रहता है, तो वह आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पहला, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा और मिलन रेखा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, और जितने सारे सॉल्यूशन ये हैं वहां से प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में बनते रहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो 360 रेखाएं होती है, कितनी रेखाएं होती है? तो 360 रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है। ये मेरे द्वारा जो अपना प्रश्न बनाया गया है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का क्या नाम है। तो आप लोग जरूर याद करिएगा, प्राइम मेरिडियन रेखा है। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। तो प्राइम मेरिडियन रेखा, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखिए अगला जो आप लोग को थोड़ा सा इस चीज को याद करना होगा कि जो कुल कितने अक्षांश है। यहाँ पर भी ये प्रश्न मेरे द्वारा लिया गया है। तो अक्षांश की संख्या आप लोग याद कीजिएगा 180 है, और देशांतरों की संख्या कितना है? 360 है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। कोई भी जो है इस प्रश्न को पूछ सकता है, या प्रश्न कहीं कहीं आपको देखने को भी मिल सकते हैं। अक्षांश की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360 है। ओके, एक प्रश्न और लिए हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत का जो समय है वह ग्रीनविच मानक समय रेखा से है। ग्रीनविच मानक समय रेखा से है। ओके, क्लियर हो गया इतना सारा। तो इतना सारे पॉइंट एक प्रश्न से क्लियर हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम 30 प्रश्न कराएं या 20 प्रश्न कराते हैं तो कितने प्रश्न हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोग जरूर याद करिएगा। आगे आइए दूसरे प्रश्नों को देखिए। जो दूसरा प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। बहुत अच्छे प्रश्न है। तो ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड और इलाहाबाद। तो ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा जो होता है यह ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो रहा है। प्रधान मध्याह्न जो रेखा होता है वह ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है यह इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर होती है। क्लियर हो गया। कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर होता है। इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। यह हो गया पॉइंट क्लियर। अगला जो पॉइंट रखा गया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। साथियों, थोड़ा सा आज तबीयत डाउन है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तभी मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो प्रधान जो मध्याह्न रेखा होती है कितने देशों से होकर गुजरती है। तो जो आप देख लीजिए कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर पर यूनाइटेड किंग, स्पेन, फ्रांस, गाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किनो फासो और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। कौन सी? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। यह भी प्रश्न ऑप्शन में दिया रहेगा और प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किस देश से होकर गुजरती है। तो ये जो होगा
ये इसमें से कोई ना कोई देश का नाम जरूर दिया रहेगा। ओके, तो इसी को हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ओके, आगे देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न है कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पे ग्रीनविच जो रेखा से जो मुख्य तात्पर्य है वह है 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, याद करना होगा। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है, तो ग्रीनविच रेखा से यही तात्पर्य है कि वह 0 डिग्री देशांतर के अंतर्गत होती है। यहाँ पे देखिए बताया गया है सॉल्यूशन में कि पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो मध्याह्न रेखा है वह प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। याद करना होगा, अगर 0 डिग्री देशांतर पर कोई भी रेखा खींची जाती है तो उसे हम मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ओके, एक बात और यहाँ पे प्रश्न लिया गया है कि दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। जितना पूरा दुनिया है और दुनिया के जो मानक समय का अगर हम जाने तो किससे देखा जाता है, किससे निर्धारित किया जाता है, तो ग्रीनविच रेखा से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है अगला कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको हम यूटीसी के नाम से जानते हैं, यह लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है। लंदन के पूछा जाएगा प्रश्न में कि लंदन का जो एक शहर है वह ग्रीनविच के कौन से रेखा पर स्थित है, तो आपको याद रखना होगा यूटीसी, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यूटीसी का जरूर नाम आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न को देखिए, अगला यहाँ पे बताया गया कि भारत का ग्रीनविच कौन सा स्थान है। भारत का ग्रीनविच जो है हम लोग का अपना जो इंडिया है इसका ग्रीनविच कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे देख लीजिए उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं से दुनिया भर का समय तय होता है। कहाँ से, तो उज्जैन से। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद जो चौथा नंबर जो प्रश्न है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि मकर रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फिलीपींस। जो मकर रेखा है यह जो है फिलीपींस से होकर नहीं गुजरता है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली ये से होकर गुजरती है। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने उस चीज़ को लिया है अच्छे तरीका से जिससे आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए मकर रेखा जो है यह 3 जलप्रपातों से होकर गुजरती है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मकर रेखा जो है ये कौन कौन से कितने जलप्रपातों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 रहेगा। तो आप ऑप्शन 3 अगर याद है तो आप उसको जल्द से टिक कर दीजिएगा। ओके, अब ये 3 जलप्रपात कौन कौन सा है, तो ये भारतीय महासागर, एक अंटार्कटिका महासागर और तीसरा जो है प्रशांत महासागर क्या है इसके अंदर शामिल है। 3 जलप्रपात जरूर याद करना होगा, अंटार्कटिका महासागर, इसके बाद प्रशांत महासागर और इसके बाद भारतीय महासागर। ओके, इसके बाद है कि दक्षिण अमेरिका के एक देश ऐसा है जिसका नाम है बोल्विया, इससे मकर रेखा जो है नहीं गुजरता है। थोड़ी से आज तबीयत डाउन है जिसकी वजह से बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तभी मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो बोल्विया देश जरूर याद कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे जो आया है बात कि मकर रेखा जो है ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे बेनाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरती है। और देखिए अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पैराग्वे दक्षिण अफ्रीका के देश है। तो इससे जो है ये मकर रेखा क्या है गुजरती है। क्लियर हो गया। देखिए तो इसमें अगर यहाँ पे हमने प्रश्न लिया था कि देखिए फिलीपींस, क्या इसमें फिलीपींस का नाम आया है, नहीं आया है। अब जो मकर रेखा पर स्थित है, अब देखिए 5 अफ्रीकी देश कौन कौन से हो जाएगा,
जो मकर रेखा से गुजरती है, और 4 दक्षिणी अमेरिका देशों के अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया भी मकर रेखा पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का भी नाम जो है आपको याद करना होगा। 5 अफ्रीकी देश भी शामिल है और 4 दक्षिण अमेरिकी देश भी इसमें शामिल है, जिससे मकर रेखा हमेशा गुजरती है। और उसी तरह एक ऑस्ट्रेलिया देश है, इससे भी मकर रेखा क्या होती है, गुजरती है। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री की 20 डिग्री। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 15 डिग्री घूम लेती है। पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अब आ रही है, देखिए यहाँ पे बताते हैं पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर पर घूमती है। ये मेरे द्वारा प्रश्न को लिया गया है। तो यहाँ पे जो उत्तर है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करती है। 360 को 24 से विभाजित करने पर यह पता चलता है कितना से 360 को अगर हम 24 से विभाजित करते हैं तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर पार कर जाती है। देख लीजिए, अगर यहाँ पे 24 से 360 से भाग करेंगे तो यहाँ पे एक बार में 24 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा यहाँ पे, और 24 पाँचे 120 हो जाएगा। तो देख लीजिए 15 क्या है, देशांतर पार कर दिए। क्लियर हो गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद देखिए 6 जो प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री की 100 डिग्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, 90 डिग्री होता है। याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस प्रश्नों को लिया है कि दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दक्षिणी ध्रुव, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है अक्षांश, जो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है वह 90 डिग्री दक्षिण में है। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री दक्षिण में है, और उत्तरी ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री उत्तर में। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न। जो 7 नंबर प्रश्न है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर देखने को मिलेगा। 2 देशांतर जो रेखाएं होगी उसमें 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए, तो उसमें कितने समय का अंतर जो है देखने को हमको मिल सकता है। 15 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट की 2 मिनट। तो यहाँ पे जो होगा 15 मिनट का जो समय होगा देखने को मिल सकता है। याद करना होगा कि 2 स्थानों के जो देशांतरों में जब 1 डिग्री का अंतर होता है तो वहाँ पे जो समय का अंतर देखा जाता है तो वह समय का जो अंतर होता है 15 मिनट का होता है। कितना का होता है, तो 15 मिनट का अंतर होता है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 2 देशांतरों के बीच के समय का जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। 2 देशांतरों के बीच का जो समय का अंतर होता है कितना का होता है, 4 मिनट का होता है। लेकिन प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में जो स्थित स्थान है, जिसको हम पश्चिमी गोलार्ध में का नाम से जानते हैं, में स्थित स्थानों में समय से आगे होता है। जो पश्चिमी गोलार्ध के जो जितने सारे स्थान होते हैं वहाँ पे समय थोड़ा सा आगे चलता है। अगर ग्रीनविच में 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे है, अगर मान लेते हैं ग्रीनविच में जहाँ से पूरा विश्व की जो मानक समय रेखा देखी जाती है, अगर वहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो यह 1 डिग्री मध्याह्न पर 12:04 होगा। अगर 1 डिग्री मध्याह्न पर कितना होगा, तो 12:04 होगा। अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि यहाँ पे कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है। यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12:04 हो जाएगा। ओके, तो ये इसी तरह आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा
जो है उससे नहीं गुजरती है। तो भारत, म्यांमार, चीन और जायरे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। जायरे एक देश है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी भारत, म्यांमार और चीन जो है इस देश से होकर जो कर्क रेखा है गुजरता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप के देश कौन कौन से होंगे? सऊदी अरब हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा, भारत हो जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। याद करना होगा। ठीक है, सऊदी अरब हो गया पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा भारत, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवां चीन, सातवां ओमान और आठवां नंबर पर ताइवान हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रश्न हमने ले लिया है कि मकर रेखा पर स्थित कितने देश हैं? मकर रेखा पर स्थित कितने देश हैं? तो कुल जो है 10 देश जो है मकर रेखा पर स्थित हैं। वे 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। वह 3 जो है महाद्वीपों में फैले हुए हैं। और मकर रेखा पर स्थित जो 10 देश में से 5 जो है अफ्रीकी देश हैं। 5 कौन से देश हैं? तो 5 अफ्रीकी देश हैं, जिसमें से नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम होता है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम होता है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 40 से 50 और 60 से 70। तो उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ में जो है उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल क्या होता है? अधिकतम होता है। ओके, प्रश्न जो 10 है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है और यहाँ पे जो कह रहे हैं दोनों ध्रुव पर मिलती है और दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है यह सही हो रहा है, क्योंकि मानचित्र पर जो स्थित पूछा गया अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत होती है। दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो साथियों, आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, जिसकी वजह से क्लास जो है हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी साथियों का जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे। आपको विस्तार पूर्वक डिटेल से और चित्रात्मक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा और आप लोगों को सारे प्रश्न जो होंगे अच्छे तरीका से याद भी हो जाएंगे। तो जितने भी बिहार 7 फेज के जितने भी अभ्यर्थी शिक्षकगण हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन है इस चैनल पर, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि आपको एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी जो क्लासें होगी उसकी पीडीएफ फ्री में आपको मिल सके। आप वहां पे जाइए और उस पीडीएफ से अपनी पढ़ाई अच्छे तरीका से भी कर सकते हैं। तो आप क्लास को भी जरूर देखिएगा और आपके पास पीडीएफ भी हो जाएगा। जो चीज जितने सारे प्रश्न होंगे उस सारे प्रश्नों को डिटेल से उसमें बता दिया गया है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो क्लास जरूर देखिएगा और शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में जरूर मदद करिएगा इस चैनल को बढ़ाने में। तो आइए हम लोग प्रश्नों को आते हैं। देखिए, जो हम लोग का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, वह है पहला कि महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति।
इसी से हम लोग आज की क्लास में रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो पहला यहाँ पे जो प्रश्न आया है कि महाद्वीप और महासागर, ये दो चीज हो गया, किस श्रेणी के उच्चावच हैं? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये महाद्वीप है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल तरीका से सही होगा। प्रथम श्रेणी महाद्वीप और महासागर, दो शब्द जो है यहाँ पे आए हैं। तो ये दोनों शब्दों का जब मिलान किया जा रहा है तो यहाँ पे किस श्रेणी के उच्चावच जो है देखने को मिल रहा है, तो वह है प्रथम श्रेणी। अब ये रही बात की थोड़ा आइए हम लोग इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि प्रथम श्रेणी क्या होता है, द्वितीय श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला में बताए हैं डिटेल से आपको कि जो प्रथम श्रेणी जो उच्चावच है इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को किस श्रेणी के उच्चावच में शामिल किया गया है, तो आपको याद होगा तो तुरंत आप प्रश्न को उत्तर सही से बता दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा देखिए, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या है। तो इसमें जो द्वितीय श्रेणी के होंगे इसमें आएंगे पर्वत आएगा, इसके बाद पठार, इसके बाद मैदान और झील, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन हो सकते हैं? पर्वत, पठार, मैदान जो है ये किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो आप करिएगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 देखिए जो प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। जो पृथ्वी का जो धरातल है इस पर कितने प्रतिशत ऐसे भाग हैं जहां पे महाद्वीपों का जो विस्तार है फैला हुआ है? तो 25.5, 29.2, 35.6 और 40.7। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 29.2। 29 जो ऐसा भाग है जिस पर महाद्वीपों का जो है विस्तार है, कहाँ पे? तो पृथ्वी के धरातल पर। ओके, आइए यहाँ पे डिटेल से हम लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। यहाँ पे जो है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र में से लगभग 70 से 71, कितना से? तो लगभग 70 से 71% जो है ये पानी से ढका हुआ है। ये सभी साथियों मित्रों को अच्छे से मालूम भी होगा। बाकी 29 से जो 30% भूमि है या कह सकते हैं महाद्वीपों द्वारा उसको कवर किया गया है। ये ठीक है, ये मेन जानकारी था। इसके बाद जो आगे जानकारी है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत जो भाग पर महासागर है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे सारे प्रश्नों का जो है उत्तर आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है, यह हमने अपने तरीका से प्रश्नों को बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है उत्तर में यहाँ पे होगा कि पृथ्वी का जो 71% जो हिस्सा है वह पानी से ढका हुआ है, लेकिन 1.6% पानी है वह जमीन के क्या है? नीचे है। और यहाँ पे बताया गया है कि 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। और पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में से। कितना प्रतिशत बात किया गया है? तो 97%। कितना प्रतिशत बात किया है दोस्तों? तो 97%। जो कैसी है? जो नमकीन है और पीने के काम वह नहीं आ सकता है। तो यही जो यहाँ पे हमारा प्रश्न करने का मतलब था कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो है महासागर है, तो 97%। क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है? तो यहाँ पे दिया है प्राट, इसके बाद वेगनर, इसके बाद सी में होम्स और डी में दिया है ग्रेगरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। महाद्वीपीय जो प्रवाह है इस सिद्धांत के जो प्रणेता माना जाता है, इस सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, उनका नाम है वेगनर। उनका नाम है वेगनर। आप इसे जरूर याद कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे डिटेल से मैंने बता दिया है कि जो महाद्वीपों और महासागरों की जो वर्तमान व्यवस्था को समझाने के लिए 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4।
यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि कार्बोनिफेरस जो एक युग है, कार्बोनिफेरस एक युग है, इसमें विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे कहने का इसका जो मेन तात्पर्य है कि एक युग है, जैसे हम लोग का जो अभी समय सीमा चल रहा है आधुनिक काल चल रहा है। जैसे हम लोग इतिहास के अगर बात करेंगे तो ये जो काल है 3 तरह से निर्धारण किया गया है, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्य काल। तो उसी तरह पहले के अपेक्षा अगर बात किया जाए तो वहाँ पे पहले जो है कार्बोनिफेरस एक युग था जिसमें पूरा विश्व जो है वह संपूर्ण महाद्वीप जो है उसमें मिले हुए थे। यह जो मान्यता है किसके द्वारा दी गई है? वेगनर के द्वारा, डाना के द्वारा, जेफ्रीज के द्वारा कि होम्स के द्वारा? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन ही होगा ये बिल्कुल सही होगा। ये जो है वेगनर के द्वारा ही ये मान्यता जो है ये वेगनर ने ही दिए हैं। ठीक है, तो वेगनर को जरूर आप लोग याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है, जैसे एक आया है पेंजिया। पेंजिया का जो विभाजन है जुरासिक वर्ग में शुरू हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंजिया का जो विभाजन है वह किस युग से शुरू हुआ था? तो आपको ध्यान रखना होगा जुरासिक युग से शुरू हुआ था। ओके, ये मिल गया आंसर। उत्तरी भाग को लॉरेंटिया भी कहा जाता है। जो पेंजिया का जब विभाजन हुआ था तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि जो पेंजिया का जब विभाजन हुआ था तो उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो लॉरेंटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लॉरेंटिया कहा जाता है। और यहां से भी प्रश्न आता है कि पेंजिया का जब विभाजन हुआ था तो उसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसके जो दक्षिणी भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्लियर हो गया? सारे प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, तो जरूर आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे फिगर हैं जिसके आपको देखने के बाद लग रहा होगा, जो ये सारे प्लेट का फिगर है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेट, जैसे भूकंप जो आते हैं तो वहाँ पे जो भूकंप के अंदर जितने सारे प्लेट होते हैं उसका मेन यहाँ पे रीजन होता है कि वह इधर से तत्पर हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे आया है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? अब दिमाग में आएगा कि ये किसके द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था? तो 1875, 1960, 1965 और 1975 प्लेट विवर्तनिकी। इसके जो कौन से वर्ष प्रतिपादित हुआ था? तो 1960 में इसको प्रतिपादित किया गया था। अब रही बात कि ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादनकर्ता कौन है, इसके प्रेरणता कौन है? तो आप तो फिगर समझ गए होंगे। आइए देखिए यहाँ पे डिटेल से। जो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है इसका जो विकास हुआ था 1955 में। सर्वप्रथम कनाडा के जो भूवैज्ञानिक थे उनका नाम था जे ट्रूजो विल्सन। इन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने केवल प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। एक जनक अलग होते हैं, कोई शब्द देने वाले अलग होते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट का है कि वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ये पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब? तो 1967 में। मेन जो यहाँ पे जो प्रतिपादन करता है वह नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वही बात आ गया है कि यहाँ पे 6 नंबर कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस, टेलर, जेफ्रीज, डाना। तो यहाँ पे हैरी हेस का नाम जरूर याद कीजिएगा। यही जो है वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। कौन? तो हैरी हेस किए थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से बताते हैं। जो हैरी हैमंड हेस है ये अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये इनका जन्म जो है 24 मई 1906 को हुआ था और 25 अगस्त 1969 में इनका मृत्यु हो गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये भूविज्ञान थे, जो ये भूमि से संबंधित सारी जानकारी इनके पास थी और ये नौसेना में रियर एडमिरल के पद पर सेवा निवृत्त थे। तो जरूर आपको यह क्लियर हो गया। उन्होंने सागर नितल प्रसारण की खोज के लिए उन्हें को जाना जाता है। सागर नितल प्रसारण की खोज के लिए पूछा जाता है प्रश्न कि किसे जाना जाता है? तो हैरी हेस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? तो हैरी हेस का तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नाम, जो
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधारशिला को बनाया था। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह कौन सा दिशा है? तो भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव। इसके बाद जो अगला देख लेते हैं हम लोग बी नंबर पे, भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी ध्रुव। इसके बाद भूमध्य रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा एवं पूर्व। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी। ये जो है वेगनर के अनुसार कहा गया है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है वह जिस दिशा में होता है वह भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी दिशा में होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें यहाँ पे बताया गया है कि इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी के जितने भी पदार्थों का विस्थापन होता है वह कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा की ओर होता है। कहाँ पे होता है? तो वह भूमध्य रेखा की ओर होता है। और इसी बल के कारण यूरोप, जैसे जैसे कुछ देश हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका का विस्थापन जो है उत्तर की ओर होता है। ओके, इस किसके घूर्णन के कारण? तो पृथ्वी के कुछ पदार्थों के विस्थापन, कुछ घूर्णन के कारण ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है वह भूमध्य रेखा की ओर होती है। और इसी बल के कारण कुछ ऐसे देश हैं जिनका विस्थापन जो है उत्तर दिशा की ओर होता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 8 जो प्रश्न है कि वेगनर के अनुसार पेंजिए का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? अभी हमने आपको पिछले जो लेक्चर हुआ था यहाँ पे पीछे के क्वेश्चन में जरूर आपको बताएं, पेंजिया का नाम जरूर आया था। तो कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस और परमिरियन। तो यहाँ पे 8 का देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, कार्बोनिफेरस। जो पेंजिया का विखंडन हुआ था वह किस युग में हुआ था? तो पेंजिया का जो विखंडन हुआ था वह कार्बोनिफेरस जो है उसमें इनका जो है विखंडन हुआ था। किसके अनुसार इस बातें को स्पष्ट किया जा रहा है? तो ये वेगनर के अनुसार कहा जा रहा है कि जो पेंजिया का विखंडन हुआ था वह कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं। इनके अनुसार जो लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन होना प्रारंभ हुआ था। कितना करोड़ वर्ष पूर्व? तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व। और पेंजिया का जो विभाजन है वह जुरासिक युग से शुरू हुआ था। और उत्तरी भाग को हम जानते हैं, अभी बताए हैं, लॉरेंटिया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आप देखिए यहाँ पे कि पेंजिया का बात आया है, तो पेंजिया है क्या भाई? पेंजिया का तो बात आ गया, हमको तो पता नहीं है कि पेंजिया क्या है और इसका विखंडन किस काल में हुआ है। ये अपना से हम प्रश्न लिए हैं। तो देखिए पेंजिया के विखंडन जो है इसके 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से चरण है? तो यहाँ पे केवल जो पहला चरण है इसका प्रारंभिक मध्य जो है वह जुरासिक काल ही माना जाता है, जो 175 mm से शुरू हुआ था। जब पेंजिया है वह पूर्व में लेथिन्स महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर से अलग होना शुरू हुआ था और जिससे अंततः विशाल महाद्वीप लॉरेशिया और गोंडवाना का विकास हो गया था। 3 चरण हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 9 प्रश्न करा है कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग जो है ये विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा। और बी कह रहे कि पेंजिया थेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि आंगार लैंड के भाग थे और अंटार्कटिका जो है गोंडवाना लैंड का अंग था। तो वेगनर के अनुसार यहाँ पे कथन जो है कौन सा सही हो रहा है? तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अभी ही आपको बताएं कि पेंजिया थेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 10 जो प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चतुष्फलक परिकल्पना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, यह हैरीमेस के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया था, आपको बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या चीज है। यहाँ पे जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वह जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेंस के द्वारा
किया गया था। आपको बता दिए, सारे प्रश्न आपका क्लियर होते होंगे। अब देखिए जो हम लोग का अगला टॉपिक आ गया वह है अक्षांश एवं देशांतर रेखा से। अक्षांश एवं देशांतर रेखा से प्रश्न अब आएंगे। तो देखिए 11 प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या है। तो यहाँ पे प्रधान देशांतर अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अक्षांश होगा। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण पूछा गया है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण जो है उसका स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो वह अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो अक्षांश कहलाती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से आया है बात। जो अक्षांश है इसको पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में एक जगह की कोणीय दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको, तो अक्षांश को किया गया है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि ध्रुव जो है ये पृथ्वी की सतह के दोनों ओर एक ऐसा बिंदु है जहां देशांतर रेखाएं मिलती रहती है। ध्रुव जो है एक ध्रुव जिसको हम पॉइंट सेंटर कहते हैं, ध्रुव वह पृथ्वी की सतह के दोनों ओर पर स्थित है, बिंदु है जहां पे देशांतर रेखाएं क्या करती है, मिलती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने डिग्री से पूछा जाता है, तो 0 डिग्री से, जिसे गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, तो गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 12 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। कर्क रेखा है, मकर रेखा हो गया, भूमध्य रेखा की आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा रेखा होगा दोस्तों, तो भूमध्य रेखा यहाँ पे सही हो रहा है। बृहत वृत्त का जो उदाहरण होगा वह कौन सा रेखा होगा, तो वह रेखा होगा भूमध्य रेखा। 13 प्रश्नों को देखिए। 13 जो प्रश्न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, निम्न में से क्या है। तो एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है और 5.5 मतलब यहाँ पे 23 पूर्णांक कहीं कहीं मिल जाता है, इतना डिग्री 23.5 डिग्री यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इतना जो है उत्तरी अक्षांश रेखा होगा और 23.5 जो होगा दक्षिणी अक्षांश रेखा होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या चीज होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। याद करिएगा आप लोग जरूर, 23.5 जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब देखिए यहाँ पे कर्क रेखा जो यहाँ पे जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ये क्या चीज होता है। प्रश्न आ गया तो हमने इसको उठा दिया कि भाई अब चलिए यहाँ पे जितने सारे दोस्त मित्र हैं उनके दिमाग में जरूर प्रश्न आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है क्या चीज। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाने का प्रयास किया है कि जो कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। देखिए यहाँ पे जो ग्लोब है यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई है और जो अपना भारत है यहाँ पे कर्क रेखा में पड़ता है। अपना जो भारत भी है किस रेखा में पड़ता है, तो कर्क रेखा में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब लिया है, ठीक है, और ग्लोब पर ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ओके, आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न पे आते हैं 14। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको अच्छे से समझा भी रहे हैं चित्रात्मक तरीका से। 14 जो प्रश्न है कि ध्रुवों की तरफ जाने वाला अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति क्या होती है। जब ध्रुव की तरफ जाने वाला जो अक्षांश रेखाएं होती है उसका व्यास की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। स्थिर रहता है कि घटता है, बढ़ता है कि पहले घटता है कि पुनः बढ़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, यह घटता है। अगर वहां पे जो उसका व्यास की अगर प्रकृति की बात कर रहा है तो यह क्या करता है, घटता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो हो गया पृथ्वी, देख सकते हैं यहाँ पे 2 भाग में यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब बांटा गया है। अब ध्रुव की तरफ जो जाने पर जो अक्षांश रेखाओं का जो व्यास यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों मित्रों, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, घटना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन मिल गया है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर
भूमध्य रेखा से अक्षांश का जो मान होता है वह बढ़ता है और ध्रुवों का जो अक्षांश का मान होता है कितना होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं जो है परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त भी होती है। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। सभी जो अक्षांश रेखाएं होती है वह परस्पर समानांतर और पूर्ण वृत्त भी होती है। और ध्रुव की ओर जाने पर वृत्त जो होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे छोटे होने लगते हैं, जिससे उसका व्यास क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। जिसका व्यास क्या होता है, घट जाता है। ओके, क्लियर हो गया। 15 जो प्रश्न है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। केवल धरातल पर पूछा गया है 1 डिग्री अक्षांश। 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की 121 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 111 किलोमीटर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है वह होती है 111 किलोमीटर। आइए हम लोग देख लीजिए, वही चीज यहाँ पे बता दिया गया है कितना होती है, तो 111 किलोमीटर। आगे देखिए 16 प्रश्न। अब चित्र आप देख सकते हैं ये वाला फिगर को। 16 जो प्रश्न है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। कहां से होकर गुजरती है, जिम्बाब्वे देश से है, मालागासी भारत की ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मालागासी। ये आपके नाम अगर नया सुन रहे होंगे तो मालागासी भी एक देश है, मेडागास्कर जिसको आप सुने होंगे नाम, वहीं पे स्थित है मालागासी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे इन सारे परिवार को आप एक साथ देख सकते हैं इस फिगर में, वही चीज क्या है मेल आइए सब जितने सारे आप फिगर में देख रहे हैं यह मालागासी के निवासी हैं। अब रही बात, देखिए यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन इसका बता देते हैं। मालागासी जो है यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका की एक मुख्य भूमि से कुछ दूर हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप राष्ट्र की एक प्रमुख मानव जाति का नाम है। कौन सा, मालागासी। हमने तो देश बता दिया, लेकिन यह मालागासी जो है एक ठीक है द्वीप राष्ट्र की एक मुख्य मानव जाति का नाम है। क्या चीज, मालागासी। ओके, हमने देश बताए थे उसके लिए माफी चाहते हैं। ये लोग जो है अधिकतर मालागासी भाषा ही बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, तो ये लोग जितने हमने अभी आपको फिगर में बताए हैं तो ये केवल मालागासी ही भाषा बोलते हैं। ओके, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो माडागास्कर है ये देश के लगभग सभी लोग इस समुदाय के सदस्य होते हैं। और हालांकि जो माडागास्कर है यह अफ्रीका के इतना पास ही क्या है, इतना स्थित है, अफ्रीका के इतना पास स्थित है माडागास्कर। आगे देखिए 17 जो प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है। काल्पनिक रेखा है वह 2 भागों में बताए थे आपको, पश्चिम से पूरब खींची जाती है। तो पूरब से पश्चिम अभी बताएं, तो यह पृथ्वी के कितने भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, भूमध्य रेखा। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे बता दिए हैं सारे प्रश्नों का डिटेल से विवरण कि भूमध्य रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के 2 समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी ध्रुव में क्या करती है, ये भूमध्य रेखा विभाजित करती है। और यहाँ पर भी प्रश्न आया है कि कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा ही ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है। ओके, और जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। याद करना होगा दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है और इसे हम यह प्राइम मेरिडियन भी इसे कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पे भी एक प्रश्न सवाल आता है कि पृथ्वी से गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है, नाम क्या है। तो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है, विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पे जो कर्क रेखा की बात आ गया, कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है, तो भारत में जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य है भारत का, वहां पे ये कर्क रेखा जो है इस 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 प्रश्न। 18 जो प्रश्न है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली
यह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है? मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश और इनमें से कोई नहीं। तो वह देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह देशांतर कहलाती है। जब दो ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह भूमध्य रेखा के जब समकोण पर उसको काटती है तो वह देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे देशांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसे मापा जाता है, देशांतर काल्पनिक रेखाएं द्वारा उसे मापा जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर ऊपर से नीचे चलती है और उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। और इन पंक्तियों को हम मेरिडियन के रूप में भी जानते हैं। इस पंक्तियों को हम किस रूप में जानते हैं? तो मेरिडियन के रूप में जानते हैं। 19 नंबर प्रश्नों को देखिए। 19 जो प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो जो देशांतर रेखाएं हैं इसके बीच की जो दूरी है किस नाम से जानते हैं? बेल्ट, गोरे, काले, समय, पेटी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर कभी भी आपको पूछ देगा तो आप उस चीज को याद रखिएगा, गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अब रही बात की प्रश्न आया होगा दिमाग में कि दो देशांतर रेखाएं होती क्या है सर जी? तो दो देशांतर रेखाएं जो ऐसी रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 2 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ओके, अब क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 जो प्रश्न है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? समय अंतराल होता है 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट की 12 घंटा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कितना मिनट का समय अंतराल होता है? तो समय अंतराल जो होता है वह 4 मिनट का होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिटेल से सॉल्यूशन। एक देश को पार करने में दो स्थानों के जो स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है, ये मेरा प्रश्न था। तो यहाँ पे मैंने उत्तर बताया है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जब लगभग उसी स्थान पर स्थित होती है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। कितना डिग्री देशांतर दोस्तों? तो 180 डिग्री। और इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री देशांतर से कितने डिग्री का अंतर होता है? 12 डिग्री का अंतर होता है। चाहे प्रमुख यामोत्तर से पूर्व जाए या हम पश्चिम जाएं, तब भी हम देखेंगे वहां पे 0 डिग्री देशांतर से ही 12 घंटे का अंतर होगा। अब यहाँ पे आया प्रश्न फिर दूसरा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी कितनी होती है? तो आपको याद करना हो 111.32 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। कितना? तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। और ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती है और ये रेखाएं जो है कभी भी समानांतर नहीं होती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा पर। आगे देखिए प्रश्न 21 कह रहा है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात की अवधि समान होती है वह कौन सा रेखा होता है? तो वह भूमध्य रेखा होता है। भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात की अवधि जो होती है समान होती है। ठीक है, जरूर याद करिएगा। 22 जो यहाँ पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। और डी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, इसको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन क्या है? सही है। और गलत पूछा ही गया है तो ए ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। 23 प्रश्नों को देखिए। 23 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से यहाँ पे गलत का आ गया है प्रश्न। तो एक कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, मतलब थोड़ा सा वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की जो प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त होता है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। किसी भी स्थान की जो प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश नहीं कहा जाता है। अभी अभी जस्ट हमने इस प्रश्न का जो है आपको आंसर बताए हैं, पीछे जो अभी पीछे का प्रश्न हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए आ गया प्रश्न 24 कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया। देखिए दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक मील में दिया गया है, एक किलोमीटर में दिया गया है। तो जरूर आपको तुरंत पता चल गया होगा सर 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर कितने देशांतर है। आ गया प्रश्न, अक्षांशों की कुल संख्या 180 है, देशांतरों की संख्या 360 है। पीछे ही प्रश्न में लिखा गया था कि देशांतर रेखाओं की संख्या वहां पे 180 लिखा गया था, जिससे वह कथन था क्या असत्य हो गया था। तो आप लोग इस चीज को जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी पर कितने देशांतर हैं, अक्षांशों की कुल संख्या 180 जरूर याद करिएगा, और देशांतर कितना 360। देशांतर कितना साथियों, तो 360। 25 जो है प्रश्न की 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। अगर 1 डिग्री देशांतर लेते हैं, इसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कहाँ पे जो है इसकी दूरी अधिक होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। 26 जो है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, अभी जस्ट बताएं, देशांतर और अक्षांश दोनों बताएं। तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है और देशांतरों की संख्या कितना है, 360 है। ये भी प्रश्न हमने इसमें डाल दिए हैं, जिससे आपको एक बार देखने के उपरांत फिर से आपके माइंड में ये प्रश्न सेट हो जाएंगे। देशांतरों की संख्या 360 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 प्रश्नों को देखिए। 28 जो प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। विषुवत रेखा का नाम आ गया, और इसकी समानांतर जो रेखाएं होती है, कल्पित रेखाएं, ये क्या कहलाती है। तो यहाँ पे अक्षांश रेखाएं कहलाती है। बहुत बार आप लोग को बता दिए कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब रहा बात की विषुवत रेखा कहाँ पर स्थित होता है। तो विषुवत रेखा जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। यह 13 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये सारे देश जो हैं विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। और विषुवत रेखा कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य रेखा में स्थित है। तो इतने सारे प्रश्नों को आपके आज की क्लास में कराएं। कैसा रहा आज की क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो है आप लोग इससे जरूर शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। अब जो अगला लेक्चर आएगा वह विज्ञान से रिलेटेड आएगा, विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें हम लोग भौतिकी के प्रश्न कर रहे हैं। वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। तो वह तुरंत लेक्चर आपको भी हमेशा मिलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को दिल से जय हिंद, जय भारत।